नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे सर्व शिक्षा यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम भारत में राष्ट्रवाद जो चैप्टर है उसका सेकंड वीडियो लेक्चर यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कई सारी इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स को कि जो उस टाइम पीरियड पे हो रही थी। तो आप बने रहे हमारे साथ, हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो जैसे कि आपने देखा था कि फर्स्ट लेक्चर में हमने बात करी थी कि जब गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस आए और तो उसके बाद उन्होंने भारत में रहते हुए कई सारे जो सत्याग्रह हैं उनकी शुरुआत करी। और इसमें देखते हैं कि उन्होंने अहमदाबाद का सत्याग्रह किया, खेड़ा का सत्याग्रह किया, चंपारण का सत्याग्रह किया। तो इतने सारे जो सत्याग्रह चल रहे थे, कहीं ना कहीं इन सत्याग्रह के बाद जो गांधी जी हैं एक जन नेता के रूप में उभर कर सामने आए थे। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे एक घटना जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है आपकी यहाँ पे रॉलेट एक्ट। ठीक है, तो रॉलेट एक्ट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या, अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर क्या क्या बातें थी जिनको हम जानेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो 1918 में यहाँ पे रॉलेट कमीशन का गठन किया गया और जिसको कह सकते हैं कि जिसके अध्यक्ष थे एक ब्रिटिश के जज थे जिनका नाम था सर सिडनी रॉलेट। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे एक इन्वेस्टिगेशन के लिए कह सकते हैं कि एक टाइप की कमेटी बनाई थी जिसके अंदर ये देखना था कि जो भी लोग यहाँ पे भारत में रहते हुए देशद्रोह कर रहे हैं उनको यहाँ पे पकड़ा जाए और जेल के अंदर डाला जाए। इस कानून के लिए यहाँ पे लेके आया गया था रॉलेट एक्ट। ठीक है, तो रॉलेट एक्ट बेसिकली अगर हम देखें क्या था, तो इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो किसी भी व्यक्ति को जो यहाँ पे अगर गवर्नमेंट के हिसाब से अगर हम बात करें यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी के हिसाब से जो भी पाया जाता है यहाँ पे जो कि देशद्रोह है इनके लिए, कि जो भी ब्रिटिश की यहाँ पे जितने भी रूल्स रेगुलेशंस हैं या फिर जो भी उनके बारे में यहाँ पे कुछ बुरा कहेगा वहाँ पे उन लोगों को पकड़ के जेल में डालने के लिए यहाँ पे व्यवस्था की गई थी। तो इसका मतलब क्या है, एक टाइप का ऐसा कानून है जिसके अंदर किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को यहाँ पे जेल में डालने के उनको अधिकार मिल गए थे। ठीक है, तो आगे इसमें देखें तो क्या था कि जो एक्टिविस्ट हैं कोई सा भी उसको क्या किया जा सकता है, जेल में डाला जा सकता है और विदाउट ट्रायल। कितने साल के लिए, वो भी 2 साल के लिए। ठीक है, फिर इसमें देखते हैं कि इसके ये जो एक कह सकते हैं कानून आया था, इसके खिलाफ यहाँ पे अहिंसक ढंग से गांधी जी चाहते थे कि यहाँ पे आंदोलन की शुरुआत की जाए और 6 अप्रैल को यहाँ पे हड़ताल शुरू होनी थी। जबकि हम देखते हैं कि यहाँ पे जो विभिन्न शहर हैं उसमें जो रैली जुलूस हैं उसके आयोजन किया गया। बहुत सारी जो रेलवे वर्कशॉप्स हैं उन पे जो बहुत सारे कह सकते हैं कि जो कामगार लोग हैं, काम करने वाले व्यक्ति हैं, वो हड़ताल पे चले गए थे। बहुत सारी दुकानें बंद कर दी गई। और कहने का मतलब क्या है, जितनी भी यहाँ पे कुछ फैसिलिटीज़ वगैरह हैं जैसे टेलीग्राफ है, संचार सुविधाएं हैं, ठीक है, वो बंद होने लग गई थी। और लोगों जो ब्रिटिशर हैं इस बात से बहुत ज़्यादा चिंतित थे कि अगर ये सारी चीज़ें बंद हो जाएंगी तो फिर उनका काम कैसे चलेगा। इसीलिए इस बात से भयभीत होकर जो कह सकते हैं कि अंग्रेज़ हैं उन्होंने यहाँ पे जो राष्ट्रवादी लोग हैं उनके ऊपर दमन करना शुरू कर दिया था। फिर हम देखते हैं कि अमृतसर में बहुत सारे जो स्थानीय नेता हैं उनको यहाँ पे पकड़ के जेल में डाल दिया गया था, जिसमें 2 इंपॉर्टेंट आपको याद ही रखने हैं। जैसे हम देखते हैं कि डॉक्टर जो सैफुद्दीन किचलू हैं और डॉक्टर सतपाल हैं, इनको यहाँ पे जेल में डाल दिया गया था। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पे गांधी जी के दिल्ली जाने में भी यहाँ पे पाबंदी लगा दी गई थी, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर गांधी जी दिल्ली जाएंगे तो वहाँ पे इस आंदोलन को काफ़ी ज़्यादा बड़ा कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि 10 अप्रैल के दिन पुलिस ने अमृतसर में एक शांतिपूर्ण जो जुलूस है उसके ऊपर गोली चला दी थी, जिसके बाद बहुत सारे लोग गुस्से में आ गए और गुस्से में आने की वजह से उन्होंने रेलवे और जो डाकखाने हैं, बैंक हैं, इनके ऊपर हमले करने स्टार्ट कर दिए थे। इसको देखते हुए जो ब्रिटिश सरकार है उसने क्या कर दिया था, पूरे के पूरे अमृतसर के अंदर मार्शल लॉ लगा दिया और इसकी जो कमान है वो दे दी जनरल डायर को। तो आपने जनरल डायर के बारे में सुना होगा, ये वही इंसान है जिन्होंने यहाँ पे जो 13 अप्रैल है इसके दिन यहाँ पे हत्याकांड को अंजाम दिया था, जिसको हम जानते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ये क्यों हुआ था। 13 अप्रैल के दिन अगर आप देखें तो बैसाखी मनाई जाती है और इस बैसाखी के दिन अगर हम देखें अमृतसर के अंदर एक मेला लगता था और उस मेले में बहुत सारे लोग पहुंचने के लिए जलियांवाला मैदान में या बाग में इकट्ठे हुए थे। काफ़ी लोग सरकार के द्वारा किए गए जो दमनकारी कानून है उसके विरोध में यहाँ पे प्रकट हुए थे और यहाँ पे एक प्रोटेस्ट करने के लिए यहाँ पे कह सकते हैं कि इकट्ठे हुए थे। बाकी जो कुछ लोग हैं वो इसलिए इकट्ठे हुए थे क्योंकि वो यहाँ पे मेले में शिरकत करने के लिए पहुँच रखे थे, मेला देखने के लिए आए हुए थे। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जितने भी लोग यहाँ पे आए थे उनको एक बात का नहीं पता था कि शहर के अंदर जो मार्शल लॉ है वो लागू कर रखा है। तो जनरल डायर जब वहाँ पे पहुँचा तो उसने देखा कि बहुत सारी जो भीड़ जमा हो रखी है और उसे लगा कि यहाँ पे जो ब्रिटिश का यहाँ पे जो कह सकते हैं कि एक टाइप का उन्होंने मार्शल लॉ का कानून यहाँ पे निकाला था, तो लोग उसके क्या कर रहे हैं यहाँ पे
एक टाइप की अवहेलना कर रहे हैं और यहाँ पे इकट्ठे हो चुके हैं। जो जनरल डायर ने क्या काम किया, वहाँ पे सारे रास्तों को बंद कर दिया। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि वो जो रास्ता है वो एक ही तरफ से खुला हुआ था बाग का, और सब चारों तरफ से बंद था, तो जिसकी वजह से बहुत सारे लोग वहाँ पे निकल नहीं पाए। और जनरल डायर ने यहाँ पे जो गोलियाँ हैं उनको चलाने का आदेश दे दिया। इससे काफ़ी सारे लोगों की यहाँ पे डेथ हो गई थी, बहुत सारे लोगों को मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर इतने सारे जो लोग हैं उनको मारने के पीछे जब यहाँ पे जो ब्रिटिश जो जनरल डायर है उससे पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों किया, तो उसने सिंपली ये बोला कि मैंने इसलिए किया है ताकि मैं क्या करना चाहता था, जो सत्याग्रही हैं उनके जहन में दहशत और कह सकते हैं एक डर बैठाना चाहता था कि वो क्या करेंगे अगर ऐसा काम अगर वो यहाँ पे जो ब्रिटिश हैं उनकी अवहेलना करेंगे, उनकी बातों को नहीं मानेंगे, तो उनका क्या हश्र हो सकता है। फिर हम देखते हैं जैसे जैसे जो जलियांवाला बाग है उसकी खबर फैली, बहुत से लोगों को पता लगना शुरू हो गया था कि जलियांवाले बाग में कौन सा कैसा हत्याकांड हुआ है। तो इसके विरोध में बहुत सारे जो लोग हैं वो सड़कों पे उतरने लगे, हड़तालें होने लग गई, लोग पुलिस से मोर्चा लेने लग गए, सरकारी इमारतों पे हमला करने लग गए। तो कहने का मतलब क्या है, कई सारे लोगों को यहाँ पे पुलिस ने पकड़ लिया, उनके ऊपर कोड़े बरसाए गए, उनको रगड़ कर ज़मीन पे घिसटते हुए चलने को कहा गया। कई सारे लोगों को कह सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मारा पीटा गया। ठीक है, इसको देखते हुए हम देखते हैं कि पूरी की पूरी जगह पे अमृतसर के अंदर हिंसा फैल चुकी थी और बहुत सारे जो लोग हैं यहाँ पे और जो पुलिस है उनके बीच में आपस में झड़पें होना शुरू हो गई थी। इस हिंसा को देखते हुए गांधी जी ने क्या काम किया कि अपना जो आंदोलन है उसको वापस ले लिया। फिर हम देखते हैं कि जो रॉलेट सत्याग्रह एक बहुत बड़ा आंदोलन तो था, लेकिन अभी वो जनरली कहाँ तक फैला हुआ था, शहरों में था या फिर हम बोल सकते हैं कस्बों तक ही था। महात्मा गांधी चाहते थे कि वो पूरे भारत में एक बहुत बड़ा आंदोलन की शुरुआत करें यहाँ पे, और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि उसके लिए उनका मानना था कि यहाँ पे सभी वर्गों के लोग यहाँ पे इकट्ठे हों। जैसे एग्जांपल के तौर पे हिंदू, मुस्लिम और अमीर गरीब, ठीक है, सारे के सारे लोग यहाँ पे वो चाहते थे कि इकट्ठा करें। इसके लिए उन्होंने क्या काम किया, कोशिश करी कि जो हिंदू मुस्लिम लोग हैं उनको एक दूसरे के नज़दीक लाया जाए। ये कैसे ला सकते हैं, तो उन्होंने इसके लिए सोचा कि कोई ना कोई एक ऐसा मुद्दा होना चाहिए जिसपे यहाँ पे जो ब्रिटिशर है उसके खिलाफ एक यहाँ पे कह सकते हैं कि आंदोलन की शुरुआत की जाए, और ये मुद्दा मिला उन्हें खिलाफत के रूप में। तो खिलाफत आंदोलन क्या था इसको हम देखते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पे मिलेगा आपको जो खिलाफत का मुद्दा है, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा प्रासंगिक था उस टाइम पे। क्यों? क्योंकि पहले विश्व युद्ध में ऑटोमन जो था, या बोल सकते हैं कि जो ऑटोमन है तुर्की की हार हो चुकी थी, और एक अफवाह फैलाई जा रही थी कि जो इस्लामिक विश्व के अध्यापक नेता हैं जिसको खलीफा बोला जाता है, ऑटोमन सम्राट पे बहुत सारी संधियाँ सौंप दी जाएंगी और जो खलीफा की जो ताकत है उसकी कमी की जाएगी यहाँ पे। तो इसको देखते हुए 1919 में बम्बई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया, और हम देखते हैं कि जो खिलाफत कमेटी है इसको बनाने वाले व्यक्ति थे अली बंधु, जिनका नाम था, आप देखेंगे कि जो मोहम्मद अली हैं और शौकत अली हैं, इन लोगों ने क्या काम किया, यहाँ पे जो युवा मुस्लिम नेता हैं इन्होंने यहाँ पे कोशिश करी कि वो एक खिलाफत आंदोलन की शुरुआत करें, और गांधी ने भी कोशिश करी कि वो जो खिलाफत आंदोलन है उसको अपने असहयोग आंदोलन से जोड़ पाए। फिर हम देखते हैं कि गांधी जी ने सितंबर 1920 में यहाँ पे कई सारे जो अपने कांग्रेस के नेता उनको राजी कर लिया कि वो क्या करेंगे, यहाँ पे जो खिलाफत आंदोलन है उसके साथ अपना जो असहयोग आंदोलन है उसकी शुरुआत करेंगे, और वो कोशिश करेंगे यहाँ पे कि जो अंग्रेज हैं उनके खिलाफ यहाँ पे क्या करें, वो एक आंदोलन को खड़ा कर पाए। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो आंदोलन है उसके लिए यहाँ पे आप दोनों ही मिलकर यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे थे, जैसे कि खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन। चलिए फिर हम देखते हैं कि असहयोग ही क्यों। ये जो हमारे पास आंदोलन है इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो असहयोग है उसको क्यों यहाँ पे चुना गया। तो सबसे पहली बात है कि 1909 में गांधी जी ने एक बुक लिखी थी, इसका नाम है हिंद स्वराज। इसमें उन्होंने कहा था कि भारत के अंदर जो ब्रिटिशर्स आए हैं और अपना यहाँ पे उन्होंने जो शासन स्थापित किया है वो इसीलिए स्थापित कर पाए हैं क्योंकि जो बहुत सारे लोग हैं भारतीय लोग, उन्होंने कहीं ना कहीं क्या किया है, जो अंग्रेज़ लोग हैं उनके साथ यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है, उनको यहाँ पे सहयोग किया है। तो अगर हम ये सारे लोग जो भारत के लोग हैं उनको सहयोग करना बंद कर दें, किसी भी संस्थाओं में जाना छोड़ दें, उनकी जितने भी ऑफिस वगैरह हैं वहाँ पे जाना छोड़ दें और उनके लिए काम करना छोड़ दें, तो कहीं ना कहीं जो ब्रिटिश शासन है वो ढह जाएगा और स्वराज की स्थापना हो जाएगी। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या, इसीलिए गांधी जी चाहते थे कि भारत के अंदर एक असहयोग आंदोलन की शुरुआत की जाए।
और फिर सबसे इम्पॉर्टेंट है कि गांधी का सुझाव था कि ये जो आंदोलन है ये एक प्रोसेस में होना चाहिए, चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। तो इसमें सबसे पहले ये था कि जो जितने भी लोग हैं जिनको जो सरकार है उसने पदवियां दी हैं वो लौटा दें, और सरकारी नौकरियां छोड़ दें लोग, और पुलिस, अदालतें, विधायी परिषद, इन सब का क्या किया जाए, बहिष्कार किया जाए। और सरकार अगर यहाँ पे दमन का रास्ता अपनाती है या फिर यहाँ पे लोगों को मारने पीटने की कोशिश करती है तो लोग यहाँ पे क्या करें, सविनय अवज्ञा आंदोलन का भी शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि 1920 के दिनों में अगर हम देखें तो गांधी जी ने शौकत अली और कई सारे अलग अलग नेताओं के लिए यहाँ पे कोशिश करी कि वो क्या करें, समर्थन को जुटा पाएँ। फिर हम देखते हैं कि आईएनसी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसके अंदर बहुत सारे जो लोग थे वो यहाँ पे इस बात से सहमत नहीं थे कि गांधी जी क्या कर रहे हैं, खिलाफत आंदोलन को यहाँ पे जो असहयोग आंदोलन है उसके साथ यहाँ पे समाहित कर रहे हैं। लेकिन बाद में गांधी जी ने कई सारे लोग नेताओं को समझाया और कोशिश करी कि वो क्या करें, यहाँ पे जो खिलाफत आंदोलन है उसके साथ अपना जो ये असहयोग आंदोलन है उसकी शुरुआत करेंगे। तो इस पे बाद में क्या हुआ, हम देखते हैं कि 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में एक समझौता हुआ जिसके अकॉर्डिंग जो असहयोग कार्यक्रम है उस पर यहाँ पे मोहर लग गई और अब असहयोग आंदोलन की शुरुआत हो रही थी। फिर आप देखेंगे ये हमारे पास एक आपको चरखा दिखाई देगा। ठीक है, तो इसके अंदर क्या बात बताई गई है, हम देख रहे हैं कि ये जो असहयोग आंदोलन है वो जनवरी 1921 से शुरू हुआ और इस आंदोलन में विभिन्न लोगों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया और हर एक की अपनी अपनी आकांक्षाएं थी। सभी अगर हम देखें स्वराज के आह्वान को लोगों ने स्वीकार तो किया, लेकिन सबके लिए इसके जो अर्थ हैं वो अलग अलग थे। सभी यहाँ पे स्वराज को लेके अपनी अलग अलग सोच रखते थे और बहुत सारे लोगों को यहाँ पे मानना था कि अगर हम यहाँ पे असहयोग आंदोलन की शुरुआत कर रहे हैं तो बहुत ही जल्दी उन्हें क्या मिल जाएगी, अब अंग्रेज़ों से आज़ादी मिल जाएगी। चलिए फिर हम बात करते हैं कि शहरों में आंदोलन किस टाइप से फैल रहा था। तो सबसे इम्पॉर्टेंट हम देखते हैं कि बहुत सारे जो लोग हैं, विद्यार्थी हैं, उन्होंने यहाँ पे स्कूल जाना छोड़ दिया और जितने भी हेडमास्टर हैं, शिक्षक हैं, उन्होंने यहाँ पे इस्तीफे दे दिए। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे मुकदमे लड़ने छोड़ दिए, उनकी कोर्ट्स में जाना छोड़ दिया। ठीक है, जो परिषद के चुनाव थे उनका बहिष्कार किया गया। कई जगहों पे यहाँ पे जो कह सकते हैं कि ब्रिटिश के जितनी भी संस्थाएं हैं उनको यहाँ पे जाने से लोगों को मना किया गया कि आप उसके अंदर नहीं जाएंगे, आप वहाँ पे किसी भी चीज़ का सहयोग नहीं करेंगे। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आर्थिक मोर्चे पे भी इसका काफ़ी ज़्यादा हम देखते हैं कि प्रभाव रहा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जो विदेशी कपड़े हैं उनका बहिष्कार किया गया, शराब की दुकानों के आगे पिकेटिंग की गई। पिकेटिंग का मतलब है कि आप क्या करेंगे, दुकान पे जाने से लोगों को रोकेंगे। फिर हम देखते हैं कि जो विदेशी कपड़े हैं उनकी होलिका जलाई जाने लगी। और अगर हम देखें तो 1921 से 1922 के टाइम पे मात्र एक साल के अंदर आप देखेंगे कि जो ब्रिटिशर्स के द्वारा जो यहाँ पे कपड़े लाए जाते थे या फिर जितना भी उनका यहाँ पे आयात होता था कपड़ों का, वो आधा रह गया था। उसकी कीमत पहले 102 करोड़ थी और बाद में घटकर 57 करोड़ रह गई थी। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो भारतीय लोग हैं वो कहीं ना कहीं क्या कर रहे थे, अब जो ब्रिटिश का बना हुआ सामान था उसकी जगह भारत में निर्मित, स्वनिर्मित जो हमारे पास यहाँ पे चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल करना शुरू कर चुके थे। दूसरी बात है, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे जो विदेशी व्यापार है उसमें पैसा लगाने से इनकार कर दिया और कोशिश करी कि जो बहुत सारे लोग हैं उन्होंने यहाँ पे जो आयातित कपड़े की छोड़कर केवल भारतीय कपड़े पहनने लग गए और भारतीय कपड़ा मिलों और हाथकरघों का उत्पादन भी अब बढ़ने लग गया था। चलिए फिर हम बात करते हैं यहाँ पे कुछ समय बाद कई सारे कारण हैं जिसकी वजह से यहाँ पे जो आंदोलन है वो धीमा पड़ने लग गया था। सबसे पहली बात है कि खादी का कपड़ा मिलों में भारी पैमाने पे बनने वाले जो कपड़े हैं उनसे महंगा होता था। तो कहने का मतलब क्या है कि खादी के कपड़े जो होते थे वो एक तो काफ़ी लंबे समय में बनते थे और काफ़ी ज़्यादा महंगे हुआ करते थे और महंगे होने की वजह से ज़्यादा जनता उसको खरीदने में असमर्थ थी। दूसरी बात है कि लोग इतने लंबे समय तक जो मिल के बने हुए कपड़े हैं उनका यहाँ पे बहिष्कार नहीं कर सकते थे। ठीक है, दूसरी बात है कि ब्रिटिश संस्थानों के बहिष्कार से एक समस्या और भी पैदा हो गई थी कि भारत के अंदर जब हमने यहाँ पे बहिष्कार तो कर दिया लेकिन भारतीय कोई से भी संस्थान तब तक खुले नहीं थे। ठीक है, हमने यहाँ पे कॉलेज में जाना छोड़ दिया था, स्कूल में जाना छोड़ दिया था। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे जो अपने केसेस वगैरह हैं, वकीलों ने कोर्ट जाना छोड़ दिया था। लेकिन उसके यहाँ पे कह सकते हैं कि एक अल्टरनेट के तौर पे भारत के अंदर कोई से भी यहाँ पे जो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, उनकी शुरुआत नहीं हुई थी, उनकी स्थापना नहीं हुई थी। तो ऐसी स्थिति में बहुत सारे लोगों को दोबारा से कुछ समय बाद क्या करना पड़ा, उन्हीं कॉलेजेस में, उन्हीं स्कूल्स में, बहुत सारे लोगों को उन्हीं दफ्तर में जाना पड़ा। क्यों? क्योंकि भारत के अंदर तब तक उन सारी चीज़ों की यहाँ पे स्थापना नहीं हो पाई थी।
कहने का मतलब क्या है कि धीरे धीरे हमारे पास जो असहयोग आंदोलन है वो अब यहाँ पे कम होता जा रहा था। ठीक है, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे जो ब्रिटिश संस्थान है उनके बहिष्कार से कई सारी जो समस्याएं वो पैदा हो गई थी। आंदोलन की कामयाबी के लिए वैकल्पिक भारतीय संस्थान की स्थापना भी बहुत ज़रूरी थी, जबकि वो स्थापना नहीं हो पाई थी। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे अगर कुछ संस्थान बन भी रहे थे तो उनको बनने की जो रफ्तार थी वो काफ़ी ज़्यादा धीमी थी। ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप हम देखते हैं कि क्या हुआ कि बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं और जो बहुत सारे जो सरकारी स्कूल हैं और उसके अंदर जो विद्यार्थी हैं वो दोबारा से उन्हीं स्कूल्स के अंदर जाने लग गए जो कि यहाँ पे ब्रिटिशर्स के द्वारा चलाए जा रहे थे। और जो वकील हैं दोबारा अपनी सरकारी अदालतों में दिखाई देने लग गए थे। क्यों? क्योंकि भारत के अंदर कोई से भी जो कह सकते हैं कि एक टाइप के वैकल्पिक हमारे पास चीज़ें हैं उनका यहाँ पे हमारे पास सृजन नहीं हुआ था। चलिए हम शुरू करते हैं आज का अपना थर्ड लेक्चर, जिसमें हम पढ़ेंगे कि जो ग्रामीण इलाके हैं उसमें जो विद्रोह हो रहा था वो किस प्रकार फैल रहा था, और भारत के अंदर जो विद्रोह हैं उसकी क्या क्या हमारे पास यहाँ पे कितने लोग यहाँ पे उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। हम देखेंगे कि जो विद्रोह है वो कितनी दूर तक फैल चुका था। चलिए शुरू करते हैं। तो आपका जो टॉपिक है वो है ग्रामीण इलाकों में विद्रोह। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो विद्रोह था, जो कि असहयोग आंदोलन था, वो सबसे पहले हमने कहा था कि शहरों के अंदर ही फैल रहा था, लेकिन धीरे धीरे इसकी कह सकते हैं कि एक आग जंगल तक या फिर बोल सकते हैं कि गांव तक भी फैल चुकी थी। और इसमें हम देखते हैं कि शहरों से बढ़ के जो असहयोग आंदोलन है वो देहात में भी फैल चुका था, मतलब गांव-गांव तक फैल चुका था। और युद्ध के बाद जो बहुत सारे लोग हैं जैसे कि किसान हैं या फिर आदिवासी हैं, वो भी इस आंदोलन के अंदर समाहित हो चुके थे, वो भी कहीं ना कहीं इस आंदोलन से जुड़ चुके थे। और जैसे ही वो ये सब जुड़े इस आंदोलन के अंदर, तो हम देखते हैं कि इसका जो दिशा है और दशा है वो दोनों के दोनों ही परिवर्तित हो गए थे। सबसे पहले हम देखते हैं कि अवध में एक सन्यासी बाबा हैं जिनका नाम था रामचंद्र। वो किसानों का नेतृत्व कर रहे थे और उनके एक लीडर हुआ करते थे वो। और जो बाबा रामचंद्र थे इससे पहले फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर के तौर पे काम कर चुके थे। आप देखेंगे कि जो गिरमिटिया वर्ड है वो किस लिए इम्पॉर्टेंट है। तो गिरमिटिया मजदूर वो लोग हुआ करते थे जो एक टाइम पे जिनको अनुबंध करके यहाँ से ले जाया जाता था, मतलब एक कह सकते हैं कि एक एग्रीमेंट करवा के ले जाया जाता था किसी दूसरे देश के अंदर और वहाँ पे काम पे रखा जाता था। तो बाद में वो जो एग्रीमेंट है चेंज होते होते बाद में गिरमिटिया मजदूर के तौर पे यहाँ पे इस वर्ड को गिरमिटिया बोला गया। ठीक है, और वहाँ पे जो मजदूर गए थे उनको क्या बोलने लग गए लोग? गिरमिटिया मजदूर। इसमें हम देखते हैं कि जो इनका आंदोलन था वो कुछ जो तालुकदार थे या ज़मींदार थे उनके खिलाफ था। तो कह सकते हैं कि जनरली जो हमारे पास यहाँ पे किसान थे या फिर बोल सकते हैं कि जो आदिवासी लोग थे उनका जनरली किससे ज़्यादा कह सकते हैं कि एक टाइप के गुस्से रहते थे, वो बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे किसके खिलाफ? जो तालुकदार थे और ज़मींदार थे। और क्यों रहते थे? क्योंकि जो किसानों से ये जो लोग होते थे वो भारी भरकम लगान लेते थे और तरह तरह के कर वसूलते थे। ठीक है, किसानों को हमेशा कई कह सकते हैं कि बेगारी करनी पड़ती थी उनके पास और उनको उचित मूल्य भी नहीं दिया जाता था अपने काम का। इसीलिए जो कह सकते हैं कि जो यहाँ पे किसान हैं वो बिल्कुल भी खुश नहीं रहा करते थे इन लोगों से। साथ में पट्टेदार के तौर पे उनके पट्टे निश्चित नहीं होते थे। पट्टे का मतलब है कि उनकी जो ज़मीन होती थी वो कभी भी फिक्स नहीं होती थी। ये होता था कि अगर वो वहाँ पे काम कर रहे हैं तब तक वो उनकी है, अगर वो उस जगह को छोड़ देंगे या फिर उस जगह पे खेती नहीं करेंगे तो उनसे वो ज़मीन छीन ली जाती थी। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि किसानों की मांग थी कि जो लगान है उसको कम किया जाए, बेकार को ख़त्म किया जाए, जो दमनकारी जो ज़मींदारी व्यवस्था है उसको ख़त्म किया जाए। और बहुत सारी जो स्थानों पे ज़मींदारों को नाई धोबी की सुविधाओं से वंचित करने के लिए भी नाई धोबी बंद करने का फैसला लिया गया। किसके द्वारा फैसला लिया गया? हम देखते हैं ये जो किसान आंदोलन है इसके द्वारा लिया गया। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट है कि कई सारी जो यहाँ पे सभाएं हैं उसको आयोजित किया गया और कई सारी जो सभाएं हैं उनका गठन कर लिया गया। महीने भर में पूरे इलाके में लगभग संगठन की 300 शाखाएं खुल गई। तो कहने का मतलब क्या है कि जो असहयोग आंदोलन है वो धीरे धीरे अब कहाँ पे भी फैल रहा था, यहाँ पे जो गाँव हैं उनके अंदर भी फैल रहा था। दूसरी बात है कि कई जगहों पे जो कांग्रेस है वो इस बात से खुश नहीं थी कि यहाँ पे जो आंदोलन है वो इस रूप से फैल रहा था कि जो वो चाहते भी नहीं थे ऐसी ऐसी चीज़ें यहाँ पे शुरुआत हो रही थी। जैसे एग्जांपल के तौर पे 1921 में आंदोलन जब फैला तो तालुकदार और जो व्यापारी हैं उनके ऊपर हमले होने लग गए थे और बहुत सारी जगहों पर यहाँ पर आगजनी हो गई थी। लोगों ने अनाज और गोदामों पर कब्जा कर लिया, लूट की गई। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो अंग्रेज़ हैं या फिर हम कह सकते हैं जो किसान हैं
वो यहाँ पे अगर हम देखें तो कई लोगों ने कई जगहों पे यहाँ पे जो स्थानीय नेता है इन्होंने किसानों को समझा रहे थे कि जो गांधी जी है उन्होंने ऐलान कर दिया है कि कोई भी लगान नहीं भरेगा और जो ज़मीन है गरीबों में बांट दी जाएगी। महात्मा का नाम लेके लोग सारी कार्रवाई और आकांक्षाओं को सही ठहरा रहे थे। इसका मतलब क्या है कि बहुत सारे जो लोग हैं वो गांधी जी के नाम पे कई सारे जो अपने आंदोलन हैं और उनको अपने तरीके से यहाँ पे करवा रहे थे, बट किसका नाम ले रहे थे? वो गांधी जी का नाम ले रहे थे। दूसरी बात है, कई जगहों पे हम देखते हैं कि जो आदिवासी लोग हैं उन्होंने जो स्वराज है उसका मतलब कुछ और ही निकाल लिया था। उनके लिए उदाहरण के लिए तौर पे अगर हम देखें तो कई सारे आंदोलन की शुरुआत कर दी गई थी। वो एक टाइप के हिंसक आंदोलन हो चुके थे जिसको गांधी जी कभी भी सपोर्ट नहीं कर रहे थे। चलिए फिर हम आगे देखते हैं कि बहुत सारे जो लोग थे, ठीक है, आदिवासी लोग हैं, वो यहाँ पे ब्रिटिशर्स से इसलिए भी परेशान थे क्योंकि ब्रिटिशर्स के आने के बाद यहाँ पे उनके जो अपने पुराने हक थे, या बोल सकते हैं कि जंगलों में जाने के जो उनके पास सारे के सारे अधिकार थे उनको छीन लिया गया था। उनको जंगल में घुसने से मना किया गया था, उनको लकड़ी फल बीनने से मना किया गया था और इससे उनकी रोजी रोटी पर असर पड़ रहा था। या बोल सकते हैं कि क्योंकि आदिवासी हमेशा जंगलों पे डिपेंडेंट होते हैं हर एक काम के लिए, तो वहाँ पे उनको क्या किया जा रहा था? उन जंगलों से दूर किया जा रहा था। ठीक है, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे जो लोग हैं या बहुत सारे जो किसान हैं उन्होंने यहाँ पे एक आंदोलन की शुरुआत कर दी थी और उनका नेतृत्व करने वाले व्यक्ति थे जिनका नाम है अल्लूरी सीताराम राजू। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि हम ये पाते हैं कि इन्होंने अपने बारे में कुछ अफवाहें या बोल सकते हैं कि कुछ बता रखा था कि वो इनके पास काफ़ी सारी शक्तियाँ हैं और वो क्या कर सकते हैं यहाँ पे अंग्रेज़ों से लोगों को क्या कहते हैं यहाँ पे बचा सकते हैं और यहाँ पे किसी को भी स्वस्थ कर सकते हैं, उन्हें गोलियां उन्हें मार नहीं सकती हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि राजू के व्यक्तित्व से बहुत सारे लोगों को ये लगता था कि जो राजू हैं वो क्या है, एक टाइप के ईश्वर के अवतार हैं। और राजू महात्मा गांधी की महानता के गुण गाते थे और ये बोलते थे कि गांधी जी ने ही उन्हें भेजा है और वो क्या कर रहे हैं, भारत के अंदर यहाँ पे जगह जगह घूम घूम के क्या कर रहे हैं, लोगों को यहाँ पे प्रेरित कर रहे हैं कि वो क्या करें, अंग्रेजों से लड़ाई करें। दूसरी बात है, गुडेम विद्रोहियों ने पुलिस थानों पे हमले किए, ब्रिटिश अधिकारियों को मारने की कोशिश करी और स्वराज प्राप्ति के लिए गुरिल्ला युद्ध चलाते रहे लोग। फिर हम देखते हैं कि 1924 में राजू को फांसी दे दी गई और राजू बहुत सारे लोगों के बीच में एक लोकनायक बन चुके थे। लेकिन अगर हम कहें तो कहीं ना कहीं उन्होंने क्या किया, आज़ादी की लड़ाई के लिए अपना यहाँ पे योगदान दिया। चलिए फिर हम बात करते हैं बगानों में स्वराज। तो इसमें आप देखेंगे कि जो महात्मा गांधी हैं उन्होंने यहाँ पे कई सारे जो बगान में काम करने वाले लोग हैं उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा काम किया। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि उन्होंने कोशिश करी कि जो जितने भी यहाँ पे जो बगान के यहाँ पे मालिक हैं वो क्या करें, एक अच्छी तरह से यहाँ पे अपने जो कह सकते हैं कि मजदूर हैं या फिर जितने भी काम करने वाले लोग हैं उनके साथ सही व्यवहार करें। फिर हम देखते हैं कि 1857 में इंडियन इमिग्रेशन एक्ट के तहत बगान में काम करने वाले लोगों को, मजदूर को बिना इजाज़त के बाहर जाने की छूट नहीं होती थी और ये इजाज़त उन्हें कभी कभी मिलती थी। और जब उन्होंने ये सुना कि जो असहयोग आंदोलन है वो यहाँ पे चलाया जा रहा है तो उन्होंने कई सारे जो लोग हैं उन्होंने अपने बगान छोड़ दिए और अपने घर के लिए चल दिए। उनको लग रहा था कि गांधी जी का राज आ रहा है धीरे धीरे और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि वो अपने घर पहुँच जाएंगे और यहाँ पे वो जो बेगारी कर रहे हैं या फिर यहाँ पे जो जितने भी उनको यहाँ पे बाउंडेशन है, जितने भी रोक के रखा जाता है, अब वो इस काम को नहीं करेंगे। बट हम देखते हैं कि कई सारे लोग जो हैं जब वहाँ से निकले तो वो अपनी मंजिल पे नहीं पहुँच पाए। रेलवे और स्टीमरों की हड़ताल के कारण वो वहीं पे ही फंसे रह गए और पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया और काफ़ी ज़्यादा उनकी पिटाई वगैरह हुई। तो कहने का मतलब क्या है यहाँ पे कि कई सारे लोग बिना गांधी जी के यहाँ पे आह्वान किए चल पड़े थे अपने घर के लिए, लेकिन उनको कभी भी यहाँ पे कह सकते हैं कि अपना घर नसीब नहीं हुआ। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि जो हमारे पास असहयोग आंदोलन है, ठीक है, वो धीरे धीरे बढ़ तो रहा था लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर हिंसा की कई सारी चीज़ें दिखने लग गई थी। और एक दिन सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये हुआ कि एक घटना हुई जिसका नाम है चौरा चौरी। और इस घटना को हम इसलिए इम्पॉर्टेंट मानते हैं क्योंकि इस घटना के अंदर क्या हुआ था कि एक जगह है यूपी के अंदर गोरखपुर और उसके अंदर एक छोटी सी जगह है जिसका नाम है चौरा चौरी। और वहाँ पे एक घटना हुई थी जिसमें क्या हुआ था कि गोरखपुर स्थित जो चौरा चौरी बाज़ार में यहाँ पे पुलिस और यहाँ पे जो लोग हैं जो कि एक टाइप का रैली कर रहे थे उनके बीच में हिंसक टकराव हो गई थी। जिसके बारे में क्या हो गया था, इसमें फिर लोगों ने जिनके ऊपर गोली चलाई गई थी यहाँ पे सेना के द्वारा या फिर पुलिस के द्वारा, यहाँ पे क्या हुआ कि उन लोगों ने गुस्से में आके यहाँ पे जो थाना है तो उसके अंदर आग लगा दी थी जिसके अंदर 22 जो पुलिसकर्मी उनकी मौत हो गई थी। ठीक है, तो इसी की वजह से यहाँ पे गांधी जी बहुत परेशान हुए। उन्हें लग रहा था कि कहीं ना कहीं जो आंदोलन है वो अब हिंसा के रास्ते पे जा रहा है और हिंसा उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। इसलिए उन्होंने क्या काम किया,
जो असहयोग आंदोलन है उसे रोकने का आह्वान कर दिया कि अब वो क्या करेंगे, जो असहयोग आंदोलन है उसको आगे नहीं बढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि अब जो लोग हैं वो यहाँ पे हिंसा पे उतर आए हैं और हिंसा जो है वो बिल्कुल भी यहाँ पे इसको कह सकते हैं कि आंदोलन के अंदर मान्य नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता था कि अभी भारत के लोग इस काबिल नहीं हुए हैं कि वो हिंसा को सहन कर पाए।